जय हिंद, जय भारत। हम पढ़ रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास। इस टॉपिक में मैं बहुत सी वीडियो पहले डाल चुका हूं और आशा करता हूं आप सभी ने वो वीडियो देखी होंगी। तो आज हम पढ़ेंगे मार्ले मिंटो सुधार और मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। देखिए ये दोनों के दोनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहां से बहुत से क्वेश्चन बहुत बार निकले हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसको ही मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से क्यों जाना जाता है आपको यह भी पता होना चाहिए, क्योंकि उस समय जो मिंटो थे वो भारत के वायसराय थे और जो मार्ले थे वो थे भारत के राज्य सचिव। तो जब आप इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करें तो यहां पे जैसे सबसे पहले ये वर्णन हुआ है मार्ले मिंटो, तो हमें यहां पे पढ़ना पड़ रहा है वायसराय का नाम भी और राज्य सचिव का नाम भी। तो आपको पता होना चाहिए वायसराय का पद कब बना और राज्य सचिव का पद कब बना। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम। सबसे पहला पॉइंट, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार को बढ़ाया गया। तो अब आपको पता होना चाहिए ये जो आकार बढ़ाया गया, संख्या आप अगर याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। पहले 10 से 16 सदस्य होते थे, अब कर दिए गए सीधा 60 सदस्य। पहले मैक्सिमम 16 सदस्य होते थे, अब कर दिए गए 60 सदस्य। ये किए गए केंद्रीय विधान परिषद में। और जो प्रांतीय विधान परिषद है उन सभी का आकार अलग अलग था, तो उनकी संख्या याद रखनी आपके लिए इतनी जरूरी नहीं है, लेकिन केंद्र वाली की जरूर याद रखिए। केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत और प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी बहुमत। तो अब ये क्या है कि जो केंद्रीय विधान परिषद है मोस्ट इंपॉर्टेंट तो वो है, तो उसमें सरकारी बहुमत बना के रखा गया और जो प्रांतीय विधान परिषदें थी उनमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या ज्यादा बढ़ा दी गई। तो इससे क्या कुछ फायदा हुआ होगा? जी नहीं, इतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ होगा, क्योंकि जो केंद्र था वो बहुत ज्यादा मजबूत था। मान लीजिए यहाँ पे गैर सरकारी सदस्य है, इनका बहुमत ज्यादा है, इन्होंने कुछ फैसला भी ले लिया। अगर वो फैसला सरकार को पसंद नहीं आया, सरकार कौन, वायसराय को पसंद नहीं आया, तो जब वो ऊपर जाएगा उसके पास वीटो का अधिकार है, वो उसको खारिज कर देगा, खत्म कर देगा। तो फिर इसका फायदा ही कोई ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन आपको याद रखना है इस अधिनियम से क्या हुआ, जो केंद्रीय परिषद है विधान परिषद, उसमें तो सरकारी सदस्यों का बहुमत बने रहना दिया गया, लेकिन जो प्रांतीय विधान परिषदें थी उनमें जो गैर सरकारी सदस्य है उनकी संख्या बढ़ा दी गई। विधान परिषदों का दायरा बढ़ाया गया। दायरा बढ़ाने से क्या तात्पर्य है? 1892 वाले अधिनियम में हमने पढ़ा था कि सदस्यों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो इस तरह के कुछ अधिकार उनको दे दिए गए। मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यहां पे शुरू कर दिया गया। यहां से क्या है, अंग्रेजों की जो नीति थी बांटो और राज करो की नीति, वो यहां से उन्होंने स्पष्ट कर दी। उन्होंने मुस्लिमों को हिंदुओं से या सिखों से अलग करने के लिए, मतलब भारत के लोगों की एकता को तोड़ने के लिए यहां पे क्या किया, मुसलमानों के लिए अलग से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का तरीका शुरू कर दिया, कि ताकि इन दोनों में आपस में एकता ना हो सके और इकट्ठा होकर ये संघर्ष नहीं कर सके और भारत आजाद ना हो सके। फिर वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को एंट्री दे दी गई, मतलब शामिल कर लिया गया। अब आप कहेंगे हमने 1861 वाले अधिनियम में भी पढ़ा था ऐसा कुछ, तो वो क्या था, वो था विधायिका। केंद्रीय विधान परिषद में जो उनको एंट्री दी गई थी, यहाँ पे जो कार्यकारिणी थी वायसराय की उसमें भी एंट्री दे दी गई एक भारतीय सदस्य को। और पहला भारतीय सदस्य जिसको वायसराय की कार्यकारिणी में एंट्री मिली वो कौन थे? वो थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। और यहां से एक क्वेश्चन और निकलता है, जैसे हमने पढ़ा था जो 1861 वाला अधिनियम था उसमें क्या था, उसमें पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू कर दी गई थी। मतलब मंत्रियों को एक तरह से हम बोले विभाग बांट दिए गए थे, जैसे आज के समय में होता है। तो आपको पता होना चाहिए ये कौन से सदस्य के तौर पे चुने गए थे? विधि सदस्य। तो अब यहां से मैं आपको अगर एक और क्वेश्चन पूछूं, पहला विधि सदस्य कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 1833 के चार्टर एक्ट से। कौन थे पहले विधि सदस्य? लॉर्ड मैकाले। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब चलते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। यहां पे डिफरेंस देखिए, भारत परिषद अधिनियम और भारत शासन अधिनियम, ये आया 1919 में। इसको हम जानते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से। जैसे इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते थे, इसको जानते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से। तो मोंटेग्यू कौन थे और चेम्सफोर्ड कौन थे? चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे और मोंटेग्यू थे भारत के राज्य सचिव। अगस्त 1917 में जो ब्रिटिश है, मतलब जो ब्रिटिश सरकार है, उसने पहली बार घोषणा की कि हमारा जो लक्ष्य है या हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है, भारत में कर्मिक
तौर पे आराम आराम से भारत के लोगों को उत्तरदायी बनाना, मतलब भारत के लोगों को शासन में शामिल करना। ये बात क्यों बोली गई? ये बात सिर्फ इसलिए बोली गई क्योंकि उस समय भारत के लोग, जैसे उस समय क्या चल रहा था, बताइए आप लोग, क्या चल रहा था? 1919 के आसपास क्या हो रहा था? रोल एक्ट भी उसी समय आया था। 1917 में उस समय क्या हो रहा था? होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था। लोग इकट्ठा हो रहे थे, लोगों में एकता हो रही थी। 1916 वाला जो कांग्रेस का अधिवेशन था वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है कि उसमें जो नरम दल और गरम दल था वो इकट्ठा हो गया था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच भी समझौता हो गया था। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए कि ताकि एकदम से कोई आंदोलन ना हो जाए, भारत के लोग अंग्रेजों को बाहर करने के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम न उठा दें एकदम से, तो यहाँ पे कुछ लुभावने वायदे किए गए। कहा कि हम तो आप लोगों के ही लिए काम कर रहे हैं, आप, हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि हम आराम आराम से आप लोगों को शासन में उत्तरदायी बनाएं। तो यहां पे क्या किया गया? प्रांतों पर केंद्र का नियंत्रण कुछ कम कर दिया गया। कैसे किया गया कुछ कम? कि कुछ विषय है, देखिए मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसे आज के समय में समवर्ती सूची, केंद्रीय सूची और राज्य सूची है, ऐसी कोई सूची यहाँ पे नहीं बनाएगी, लेकिन कुछ ऐसे विषय थे जिन पे केंद्र की शक्ति कम थी। प्रांतों को कहा गया कि आप इस पे आराम से अपनी तरह से अपने सोच समझ के काम कीजिए, ज़्यादा नियंत्रण हम लोग नहीं रखेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, केंद्र का जो नियंत्रण है वो सख्त ही रहा, सिर्फ कहने के लिए कुछ नियंत्रण कम कर दिया गया। द्वैध शासन प्रांतों में शुरू। अब द्वैध शासन, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो द्वैध शासन जब भी अक्सर आप सुनते हैं, आपको क्या याद आता है? आपको याद आता है बक्सर का युद्ध। बंगाल में भी द्वैध शासन चलाया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, जिसको वॉरेन हेस्टिंग्स ने खत्म किया था। तो कुछ इसी तरह से यहाँ पे क्या किया गया? वो तो सिर्फ बंगाल में किया गया था, यहाँ पे क्या किया गया? जो प्रांत है उनमें द्वैध शासन शुरू किया गया। जो विषय थे उन विषयों में से कुछ विषयों को आरक्षित विषयों में और कुछ विषयों को हस्तांतरित विषयों में बांट दिया गया। आरक्षित विषयों में जाहिर सी बात है वही विषय रखे जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कर इकट्ठा करना, ऐसे विषय जो थे, या फिर सेना का जो विषय है, सेना का विषय तो चलो केंद्रीय विषय हो गया, लेकिन जैसे कर इकट्ठा करना एक आरक्षित विषय था। हस्तांतरित विषय में जो इतने इंपॉर्टेंट विषय नहीं थे, जैसे पंचायतें हो गई, ये जो ऐसे विषय थे ये हस्तांतरित विषयों में डाल दिए गए। अब इन पे क्या होता था? देखिए प्रांतों में भी एक गवर्नर होता था, उसके पास भी अपनी एक, जैसे इसमें यहाँ पे केंद्रीय विधान परिषद होती थी, उसके पास भी अपनी विधान परिषद होती थी और उसके पास भी अपनी कार्यकारी शक्तियाँ होती थी। तो उसमें क्या किया गया? ये जो गवर्नर है, दोनों प्रांत का हेड तो हो गया गवर्नर। अब जो ये आरक्षित विषय है, इन पे जो गवर्नर है वो किस तरह से काम करता था? आरक्षित विषयों पे जो उसके अपने कार्यकारी के सदस्य हैं उनकी हेल्प से वो उस पे काम करता था। और जो चुन के कुछ लोग आते थे, आगे हम पढ़ेंगे, कुछ लोग चुनने भी जाने शुरू होने लगे, मतलब कुछ लोगों को मतदान के द्वारा भी चुना गया। उनकी शक्ति तो कम होती थी लेकिन चुनना शुरू हो गया, ठीक है। तो जो हस्तांतरित विषय हैं उन पे गवर्नर काम करता था, उन मंत्रियों के माध्यम से जो जनता के द्वारा, सारी जनता के द्वारा नहीं, कुछ ही लिमिटेड लोग थे जो अपने में से कुछ लोगों को चुन के ऊपर भेजते थे, उनके द्वारा जो काम थे, जो संभाले जाते थे, वो होते थे हस्तांतरित विषय। और उन पे भी आखिर में गवर्नर का अधिकार होता था। मान लीजिए अगर गवर्नर ने भी कुछ पास कर दिया तो ऊपर वायसराय बैठा है, वो उसको खत्म कर देगा, वीटो कर देगा, या उसके ऊपर भी भारत का राज्य सचिव बैठा है। तो फिर क्या है? केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था शुरू कर दी गई। जैसे आज के समय हमारे भारत देश में राज्यसभा और लोकसभा है, तो यहाँ पे क्या होता है? द्विसदनीय व्यवस्था शुरू कर दी गई। राज्य परिषद जैसे आज के समय में राज्यसभा है, केंद्रीय विधायिका जैसे आज के समय में कौन है? लोकसभा है। तो आज के समय में भी राज्यसभा में कम सदस्य हैं, लोकसभा में ज्यादा सदस्य हैं। ठीक इसी प्रकार आप याद रख सकते हैं, उस समय राज्य परिषद में 60 सदस्य होते थे, केंद्रीय विधायिका में 144 सदस्य होते थे। बाद में इन्हीं का नाम बदल के राज्यसभा और लोकसभा कर दिया गया। सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार दिया गया। अब जैसे आज के समय में अगर आप 18 से ऊपर हैं तो आप लोग वोट डाल सकते हैं अपनी मर्जी से, किसी भी उम्मीदवार को जो आपको अच्छा लगता है, कोई भी पार्टी, आप किसी को भी वोट दे सकते हैं। उस समय क्या किया गया? कुछ लोगों को मतलब एक क्राइटेरिया सेट कर दिया गया कि या तो आप इतना टैक्स भरते हैं, या आपके पास इस लेवल तक आप पढ़े हुए हैं, या फिर आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है। तो कुछ बहुत कम लोगों को मताधिकार दिया गया। वो लोग अपने में से कुछ लोगों को चुन के भेजते थे, उनको भी क्या दिए गए? उनको भी हस्तांतरित विषय दिए गए प्रांतों में, मतलब शक्ति बहुत कम थी। वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 में से 3 सदस्य भारतीय होंगे, यह बात कंपलसरी कर दी गई। सबसे पहला सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य कौन चुना गया? वो चुने गए सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, 1861 का जो अधिनियम था, उसमें जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम था, उसमें कौन कौन ऐसे सदस्य थे, भारतीय सदस्य थे, जिनको गैर सरकारी सदस्य के तौर पे गवर्नर जनरल की जो
परिषद है, या उस समय वायसराय था, वायसराय की परिषद में जगह दी गई थी, वो थे महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस और सर दिनकर राव, और ये सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो कार्यकारी में चुने गए। ये चारों के चार नाम आपको याद रखने हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में टोटल 6 सदस्य होते थे इस समय तक। उसमें से क्या कहा गया 1919 वाले अधिनियम में कि अब से इनमें से 3 सदस्य जो हैं वो भारतीय होंगे, लेकिन यहाँ पे एक पोस्ट होती थी कमांडर इन चीफ, तो वो कहा गया कि कमांडर इन चीफ भारतीय नहीं होगा। अब कमांडर इन चीफ से रिलेटेड किस गवर्नर जनरल का संबंध है, ये बात आपसे पूछी जा सकती है, वो है गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस। क्योंकि जब 1786 में वो बंगाल के गवर्नर जनरल बन के भारत आए तो उन्होंने क्या शर्त रख दी थी कि कमांडर इन चीफ की पोस्ट में स्वयं रखूंगा। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। लंदन में भारत के उच्चायुक्त का कार्यालय बनाया गया, इसके कार्यालय का सृजन किया गया, और जो पहले भारत के राज्य सचिव के पास सारी शक्तियां थी उनमें से कुछ विषय इसको सौंप दिए गए। केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया, जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रांतों पर केंद्र का नियंत्रण कुछ कम कर दिया गया। प्रांतों को बोला गया कि अब आप अपना बजट अलग से अपने हिसाब से बना सकते हैं। भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, ये बोला गया कि भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा, 1919 के अधिनियम में इसका प्रावधान किया गया। और 7 साल के बाद 1926 में भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, किस आयोग की सिफारिश पे? ली आयोग की सिफारिश पे। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर वीडियो बेकार लगी हो तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।